हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिखाता है और यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, अगर इस बुक को आप अच्छे से समझ के बना लेते हैं, इसके एक्सरसाइज को या सभी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हम आपके साथ ये करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को आपको समझाते हैं और उसके बाद उसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है दोस्तों, उसे आपके साथ डिस्कस करके क्लियर करते हैं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। सबसे पहले दोस्तों, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह का वीडियो हम ला सके। और आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड हो जाता है और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 2 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़े, दूसरे चैप्टर में दोस्तों हम लोग टेंस के बारे में पढ़े, और ये तीसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। और इसमें टेंसेज के जो भी एक्टिव से पैसिव में चेंजेज हम लोगों ने देख चुके हैं। अब आइए दोस्तों, स्पेशल स्ट्रक्चर्स के कुछ हम लोग जिसको कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सीख रहे हैं। इसी में दोस्तों सबसे पहले ये जो इसका पैटर्न है कि हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद दोस्तों उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर देते हैं, फिर इसी स्ट्रक्चर पे आपको ये इसको कन्वर्ट करना रहता है, ट्रांसलेट करना रहता है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिसका पैसिव तो पढ़ना है, उसके पहले एक्टिव भी समझना है। और हम दोस्तों आपके साथ पैसिव स्ट्रक्चर के ही पैटर्न पे हम लोग पहले एक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे, इस स्पेशल स्ट्रक्चर का उसको सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों पैसिव में हम लोग चेंज करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसका एक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्पेशल स्ट्रक्चर का। तो अगर हमारे पास कोई सिचुएशंस आता है, अगर ये जानना चाहते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक कंसेप्ट यहाँ पर दोस्तों सुन लें कि एक्टिव स्ट्रक्चर में या एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद एक्शन को परफॉर्म करता है। सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है जिसे डूअर बोलते हैं। और पैसिव स्ट्रक्चर में दोस्तों या पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर ही एक्शन परफॉर्म होता है, चाहे वो एक्शन परफॉर्म करने वाला कोई भी हो, उससे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। क्लियर? तो अब आइए दोस्तों, अगर एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें और इस तरह का कोई हमको स्टेटमेंट बोलना पड़े तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर मुझे कपड़े धोना पड़ा था, यानी कि, या दूसरा भी देख लीजिए, तुम्हें पत्र लिखना पड़ता था, या दोस्तों उसे इंग्लिश बोलना पड़ा था। तो इससे आप क्या देखें कि अगर कोई एक्शन पास्ट में मजबूरी बस या एक्सटर्नल कंपल्सन यानी मजबूरी, आप लाचारी में कोई एक्शन करना पड़ा था या करना पड़ता था, उसको दिखाने के लिए हमारा ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इसे फिर से बोलते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि कोई एक्शन पास्ट में यानी कि पहले हमें मजबूरी बस करना पड़ा था, एक्सटर्नल कंपल्सन, मन से नहीं मजबूरी में करना पड़ा था या करना पड़ता था, उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आप हिंदी से भी
समझ सकते हैं दोस्तों कि कोई काम या तो करना पड़ा था लिख सकते हैं, या करना पड़ा या करना पड़ता था। ठीक है, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले कि सब्जेक्ट एक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मीन्स डूअर जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, टेंस के अकॉर्डिंग किया, करेगा, करता है। उसके बाद दोस्तों अगर पास्ट की बात करते हैं कि कोई एक्शन करना पड़ा था, पढ़ता था या पढ़ा, उसके लिए दोस्तों हम एक ही वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अगर माने तो वो हैड है, और वहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक है, हैड है, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो। उसके बाद दोस्तों टू प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। अगर आप इतना देखते हैं तो आप ये समझ जाएं कि दोस्तों पास्ट में कोई एक्शन करना पड़ा था मजबूरी बस। क्लियर? आप बहुत से करते होंगे, जैसे कोई है कि मुझे झाड़ू लगाना पड़ा था, मुझे बर्तन धोना पड़ा था, मुझे खाना बनाना पड़ा था, या और कुछ जो कि आपका मन नहीं कर रहा था और करना पड़ा था। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इससे आप निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। ये किस रूल को फॉलो करेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो भी रूल होगा उसे फॉलो करेगा। ये अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे डिड नॉट आएगा, फिर ये हैव बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को फॉलो करके आप इसका निगेटिव बना सकते हैं और आप इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। क्लियर? और इससे ये आप समझ गए। और यहाँ पर दोस्तों ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है और ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। और दोनों में क्या फ़र्क है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि रिसीवर ऑफ द एक्शन रहेगा, मस्ट है, अदरवाइज ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकेगा दोस्तों। और इंट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ वर्ब ही अपना कंप्लीट मीनिंग दे देता है। क्लियर? अब आइए दोस्तों एक्टिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रहना या ना रहना, अदर वर्ड्स का रहना या ना रहना कोई मतलब नहीं रखता है। रहा तो ठीक, नहीं रहा तो भी ठीक, इतना में आपका कंप्लीट मीनिंग दे देता है। क्लियर? अब आइए दोस्तों एक्टिव स्ट्रक्चर में आप आसानी से बना लेंगे। मुझे कपड़े धोना पड़ा था या पड़ता था या पड़ा, यानी कि पास्ट में कोई मजबूरी बस एक्शन करना पड़ा तो क्या होगा दोस्तों? मुझे या मैं का आई, सब्जेक्टिव केस आई, और ये हैड टू, और यहाँ दोस्तों धोने का V1। और चूंकि यहाँ पर दोस्तों कपड़ा धोना पड़ा ये ऑब्जेक्ट है इसका, तो यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ से आप क्या समझ जाएंगे इतना से दोस्तों कि हमको कोई मजबूरी बस काम करना पड़ा या किसी को पड़ा, यहाँ पे जो भी चाहे दे सकते हैं। आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, जो भी चाहे लगा सकते हैं। हैड एक ही ऑप्शन है, वहाँ पर चेंज नहीं होगा। और ये बताएगा कि पास्ट में कोई मजबूरी बस काम करना पड़ा था। और दोस्तों आप इजीली जितना चाहे आप बना सकते हैं, आपको जो जो करना पड़ा था उसके लिए दोस्तों आप सिर्फ इसको चेंज करें। स्ट्रक्चर का यही मतलब होता है कि उस पे हम लोग को एक कुछ भी चेंज करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे धोने का वॉश, जाने का गो, आने का कम, तो यहाँ पर आप कुछ भी वर्ब लगा के आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को आप एक्सप्रेस कर लेंगे इजीली। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा बनाते हैं। तुम्हें पत्र लिखना पड़ता था, मजबूरी बस उसे पत्र लिखना पड़ता था। यू हैड टू, और इसका दोस्तों लिखने का V1
अ लेटर, लेटर पत्र या पत्र लिखना पड़ता था। अगर ज़्यादा लिखना रहता था तो लेटर्स कर सकते, एक को हटा के। और दोस्तों उसे इंग्लिश बोलना पड़ा था, वो इंग्लिश नहीं जान रहा हो या बोलने का मन नहीं हो, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे इंग्लिश बोलना पड़ा था। तो वहाँ पर चाहे ही हो चाहे शी हो, सबके लिए हाइड दोस्तों, और बोलने का स्पीक उसे बोलना पड़ा था क्या, इंग्लिश। ये एक्टिव में आप इस तरह से कोई मजबूरी बस काम करना पड़ा था दोस्तों, तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड टू लगाएं, फिर उस एक्शन वर्ब को इंग्लिश में लिखें। अगर आपको हिंदी में आ रहा है तो बस एक्शन वर्ब का इंग्लिश जानना है और आपको बना लेना है दोस्तों। क्लियर। अब आइए दोस्तों, अगर इसका पैसिव बनाना है तो यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट कि सबसे पहले कि एक्टिव में सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है और पैसिव में सब्जेक्ट पर ही एक्शन परफॉर्म होता है दोस्तों। और जो हम कहना चाह रहे हैं कि ये जब पैसिव उसी का पॉसिबल है जब वर्ब जो है एक्शन वर्ब तो होगा लेकिन ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब होगा, और ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब के होने के वजह से हमारा ऑब्जेक्ट का आना मस्ट होगा। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर रहेगा जिस स्ट्रक्चर में, उसी का आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो ये दोस्तों, और यही हमारा ऑब्जेक्ट, एक्टिव स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट ही पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बनता है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है वही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है दोस्तों। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी स्ट्रक्चर का आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकेंगे, उसी का चेंज आप कर सकेंगे जब वो वर्ब जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो और अपना ऑब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। और इसीलिए यहाँ पर सभी में हम लोग दोस्तों ऑब्जेक्ट लिए हैं। कपड़े धोना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है, इंग्लिश बोलना पड़ता है। अदरवाइज आप जाना, खाना, पीना, सोना सबका इंट्रांजिटिव वर्ब का भी एक्टिव स्ट्रक्चर बना लेंगे। लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर, चूंकि हम लोग पैसिव भी सीख रहे हैं, तो पैसिव उसी का पॉसिबल है जिसका हम अपना ऑब्जेक्ट हो उस वर्ब को। क्लियर। अब आइए दोस्तों कि पैसिव के लिए एक चीज हम लोग पहले देख लें कि बी फॉर्म, आप जानते होंगे दोस्तों बी फॉर्म। तो बी फॉर्म हमारा कितना होता है, ये बी खुद आता है दोस्तों, या, इज, एम, आर। ये दोस्तों बेस फॉर्म या इसे V1 कहा जाता है बी का। और अगर V2 की बात करें तो वाज और वर। ठीक है दोस्तों। अगर V3 की बात करें तो हमारे पास बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। और दोस्तों V4 हमारा BING लगा के बीइंग हो जाता है। और फिफ्थ फॉर्म दोस्तों इसी को बोला जाता है बी के फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इज को ही फिफ्थ फॉर्म बोल दिया जाता है। नहीं तो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म हुआ, बी, इज, एम, आर, ये भी प्रेजेंट फॉर्म ही होता है। आप अभी तक जान, ये पास्ट फॉर्म होता है दोस्तों, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। इस तरह से अगर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट रहे, और ये सब्जेक्ट कौन होता है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद दोस्तों जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगा, यानी कि हैड टू को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। और इतना से आप समझ जाएंगे दोस्तों कि कोई एक्शन पास्ट में करना पड़ा था, मजबूरी बस, इतना समझ जाएंगे इस स्ट्रक्चर से। और यहाँ दोनों सेम है। उसके बाद दोस्तों अगर हमारा बी फॉर्म का कोई भी
वर्ड रहे बी फॉर्म, चाहे यहाँ से ये इसमें से कोई भी रहे, उसके बाद ये एक्शन वर्ब यानी कि ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि कोई एक्शन पास्ट में मजबूरी बस क्या किया था, और इतना से समझ जाएंगे दोस्तों कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। और अभी तक में हम लोगों ने ये सीख चुके हैं हम लोग कि पैसिव स्ट्रक्चर का एक पहचान है कि बी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वो किस तरह का वर्ब का थर्ड फॉर्म? ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और दोस्तों कभी कभी ये भी का यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। अगर बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आता हो और वो एडजेक्टिव का काम करता है तो वो पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्लियर? अब आइए दोस्तों, इतना से आप समझ जाएंगे। और अगर जो डूअर है उस एक्शन को करने वाला अगर ज़रूरी है तो प्रीपोजिशन बाय लगा के, अगर पर्सन है तो वहाँ पे लिख देंगे, और कोई भी प्रीपोजिशन के बाद दोस्तों अगर प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, नाउन है तो सेम होता है। और अगर दोस्तों कोई थिंग है तो वहाँ पर दोस्तों दूसरा प्रीपोजिशन आएगा अगर ज़रूरत हो तो। अदरवाइज पैसिव का डेफिनेशन ही है कि जहाँ पर दोस्तों डूअर ज़रूरी नहीं हो या डूअर को आप छिपाना चाह रहे हो वहाँ पर ही यूज़ किया जाता है। अब आप इजीली बना सकते हैं दोस्तों कि इसी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कपड़े को धोया जाना पड़ा या पड़ता था या पड़ा था, तो इस तरह से सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है जिसको करना पड़ा था वो द क्लॉथ्स है। उसके बाद हैड टू, इतना फिक्स है दोस्तों कि ये एक्शन करना पड़ा था। आप यहाँ से भी समझ जाएंगे कि क्लॉथ्स कोई डूअर नहीं हो सकता है, वो कर नहीं सकता है, वो उस पर ही एक्शन हुआ होगा। और दोस्तों बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से आप समझ जाएंगे कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से आप बना देंगे, कपड़े को धोया जाना पड़ा था या पड़ता था, द क्लॉथ्स हैड टू बी वॉश्ड। पत्र को लिखा जाना पड़ता था, अ लेटर हैड टू बी रिटेन, अ लेटर हैड टू बी रिटेन, लिखना पड़ा था। इंग्लिश बोला जाना पड़ा, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश हैड टू बी स्पोकन, बोला जाना पड़ा। तो इस तरह से दोस्तों वहाँ पर डूअर कौन है अगर आपको नहीं बताना है तो वो नहीं दें, अदरवाइज आप सेंटेंस के लास्ट में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना से समझ गए। और एक चीज़ और यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझ ले दोस्तों कि पैसिव किस कंडीशन में या किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे समझ लें एक कंसेप्ट कि जब डूअर वेल नोन हो, सब लोग जानते हो, चाहे डूअर अननोन हो, दूसरे कंडीशन। तीसरा दोस्तों, या आप डूअर को छिपाना चाह रहे हैं कि करने वाला कौन है इसके नहीं बताना है, या दोस्तों चौथा जो एक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्पत की डूअर के रिस्पेक्ट में, तो आप इस चार कंडीशंस में पैसिव को यूज करते हैं। और दोस्तों जो है सेंटेंस बनाने का दो ही टॉपिक है, वो आप टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं या वॉइस में पैसिव के अकॉर्डिंग, दो ही तरह से आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग दो एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि पैसिव में ही है, जहाँ पर डूअर इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि किताब को छपाया जाना पड़ा था, मजबूरी बस छपाया जाना पड़ा था, उसको छापने वाला कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, कहाँ छपाया, कौन छापा, लेबर छापा, प्रेस छापा, या उससे मतलब नहीं है। वो उस बुक से यानी कि किताब को छापना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग
अब बुक एक बुक की बात करते हैं या बुक्स, दोनों के लिए आइडिया आएगा दोस्तों, हैड टू और बी प्रिंटेड। और यहाँ पर सब्जेक्ट या डूअर कौन है उससे कोई मतलब नहीं है, और इसी सिचुएशंस में हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, पत्र को टाइप किया जाना पड़ा था। पत्र को टाइप किया जाना पड़ा था, टाइप का हिंदी टंकन वो नहीं लिखे दोस्तों। तो अगर ऐसे बात करते हैं, अ लेटर हैड टू बी टाइप्ड। अब टाइप्ड प्रोफेशनली आप साइबर कैफे में भी करा सकते हैं या किसी हायर्ड पर्सन से करा सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो एक्शन को किया जाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज हम लोग बहुत से कंसेप्ट्स को भी क्लियर किए दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।